नमस्कार। आज हम एक ऐसे मुद्दे पर बात करने जा रहे हैं जो भारत की यूनिवर्सिटी से जुड़ा है। देखिए, भेदभाव को रोकने के लिए कुछ नए नियम बनाए गए हैं, लेकिन मजे की बात यह है कि ये नियम खुद ही एक बड़े विवाद की वजह बन गए हैं। तो चलिए आज इसी पूरे मामले को परत दर परत समझते हैं। तो 13 जनवरी 2026 से एक नया नियम लागू होने वाला है। इसका मकसद तो बहुत नेक है, कैंपस में होने वाले भेदभाव को रोकना। पर इसने एक बहुत बड़ा और जरूरी सवाल खड़ा कर दिया है। सवाल ये कि क्या एक कानून जो कुछ छात्रों की सुरक्षा के लिए बनाया गया, कहीं वही कानून कुछ दूसरे छात्रों को अकेला या कह सकते हैं असुरक्षित तो नहीं छोड़ देगा। ठीक है, तो आगे हम क्या क्या देखने वाले हैं। सबसे पहले हम समझेंगे कि नियम में आखिर बदला क्या है जिससे ये बहस शुरू हुई। फिर विवाद की जड़ क्या है उसे करीब से देखेंगे। इसके बाद हम संवैधानिक पहलुओं पर भी नजर डालेंगे और ये भी जानेंगे कि इसके गलत इस्तेमाल का क्या डर है। और हाँ, आखिर में कुछ सुझाए गए समाधानों पर भी बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। असल में ये पूरा मामला है क्या? देखिए, यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन, जिसे हम सब यूजीसी के नाम से जानते हैं, उसने हायर एजुकेशन यानी कॉलेजों और यूनिवर्सिटीज में भेदभाव को रोकने के लिए अपने नियमों में कुछ बदलाव किए हैं। अब कागज पर देखें तो इन नियमों का मकसद बिल्कुल साफ और अच्छा है। लक्ष्य ये है कि जो छात्र हाशिए पर मौजूद समुदायों से आते हैं उनके साथ किसी भी तरह का भेदभाव या उत्पीड़न न हो। और सच कहूं तो इस लक्ष्य से शायद ही कोई असहमत होगा। तो फिर दिक्कत कहाँ है? दिक्कत है इन नियमों में इस्तेमाल की गई भाषा में, मतलब इसकी वर्डिंग में। चिंता इस बात को लेकर है कि ये नए नियम कहीं जनरल कैटेगरी के छात्रों को जाति आधारित भेदभाव के मामले में बिना किसी कानूनी सहारे के तो नहीं छोड़ देते। चलिए आगे इसी को समझते हैं। इस पूरी बहस को ठीक से समझने के लिए हमें ये देखना होगा कि पुराने और नए नियमों में आखिर फर्क क्या है। जब हम दोनों को आमने सामने रखेंगे तो तस्वीर बिल्कुल साफ हो जाएगी। आप देखिए, यहीं पर सारा खेल है भाषा का। 2023 वाले जो गाइडलाइंस थे वो कहते थे किसी भी छात्र के साथ भेदभाव नहीं होगा, मतलब सुरक्षा सबके लिए थी, चाहे छात्र किसी भी बैकग्राउंड का हो, एकदम सीधी बात। लेकिन 2026 के जो नए नियम हैं वो इस किसी भी छात्र वाली बात को हटा देते हैं और अब ये सुरक्षा कुछ खास कैटेगरीज के लिए ही है, जैसे एससी, एसटी, ओबीसी, महिला और दिव्यांग छात्र। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका सीधा सा मतलब ये निकलता है कि अगर जनरल कैटेगरी के किसी छात्र के साथ जाति के नाम पर कोई भेदभाव होता है तो वो इन नए यूजीसी नियमों के तहत शिकायत ही दर्ज नहीं कर पाएगा, क्योंकि ये नियम अब उससे कवर ही नहीं करते। यहीं से सुरक्षा में एक बड़ी खाई पैदा हो जाती है। और ये बदलाव सिर्फ एक यूनिवर्सिटी का नियम नहीं है, इसने एक बहुत बड़ी संवैधानिक बहस छेड़ दी है कि क्या ये नियम हमारे देश के बुनियादी कानूनी सिद्धांतों के साथ मेल खाते भी हैं या नहीं। ये पूरी बहस आकर टिक जाती है हमारे संविधान के अनुच्छेद 14 पर। ये आर्टिकल साफ साफ कहता है कि कानून की नज़र में हर व्यक्ति बराबर है और सभी को कानून का समान संरक्षण मिलेगा। यहाँ एक बहुत ही जरूरी बात कही गई है कि हमें दो चीजों के बीच फर्क करना होगा। एक है अफर्मेटिव एक्शन यानी मौके देने के लिए आरक्षण, और दूसरी है सुरक्षा। सुरक्षा किसी जाति प्रमाण पत्र से जुड़ा कोई विशेषाधिकार नहीं हो सकता। ये तो एक बेसिक ह्यूमन राइट है, एक बुनियादी मानव अधिकार। और यहीं पर सबसे बड़ी संवैधानिक पहेली खड़ी हो जाती है। क्या कोई ऐसा कानून जो सुरक्षा देने में भेदभाव करे, मतलब कुछ लोगों को सुरक्षा दे और कुछ को नहीं, उसे हम बराबरी का कानून कह सकते हैं? ये एक बड़ा सवाल है। अच्छा, चलिए कानूनी दाव पेच से थोड़ा हटकर इसके प्रैक्टिकल असर के बारे में सोचते हैं, क्योंकि डर इस बात का भी है कि कैंपस की असल जिंदगी में इन नियमों का इस्तेमाल कैसे हो सकता है। एक और बड़ी चिंता ये है कि इससे पहले जो 2012 के नियम थे उनमें झूठी शिकायतों से बचने के लिए कुछ सेफगार्ड्स थे, कुछ उपाय थे, लेकिन अब उन्हें हटा दिया गया है। तो डर ये है कि अगर झूठी शिकायतों के लिए कोई जवाबदेही नहीं होगी तो इन नियमों का गलत इस्तेमाल भी हो सकता है। मतलब इसे एक हथियार की तरह इस्तेमाल किया जा सकता है, निजी झगड़ों में या कैंपस की पॉलिटिक्स में, यहाँ तक कि ब्लैकमेल करने या संस्थागत उगाही के लिए भी शिकायत की धमकी दी जा सकती है। ये डर इसलिए है क्योंकि जब जवाबदेही सिर्फ एक तरफ की हो तो दुरुपयोग की गुंजाइश बढ़ जाती है। एक तरफा कानूनों की क्या कीमत चुकानी पड़ सकती है, इसका एक बहुत ही दर्दनाक उदाहरण है विष्णु तिवारी का मामला। उन पर एक खास कानून के तहत झूठा आरोप लगा, बिना सही जांच के उन्हें 20 साल जेल में बिताने पड़े। सोचिए, 20 साल। और 2021 में जब कोर्ट ने उन्हें बेकसूर बताया और वो रिहा हुए, तब तक उनका परिवार बिखर चुका था, उनकी पूरी जिंदगी बर्बाद हो चुकी थी। तो क्या सिर्फ समस्याएं ही हैं या कोई रास्ता भी है? अच्छी बात यह है कि यहाँ सिर्फ आलोचना नहीं की गई, बल्कि इस स्थिति को बेहतर बनाने के लिए कुछ ठोस सुझाव भी सामने रखे गए हैं। ये 4 सुझाव एक संतुलन बनाने की कोशिश करते हैं। पहला, कि हर शिकायत के साथ एक कानूनी हलफनामा यानी एफिडेविट लिया जाए ताकि झूठी शिकायत करने पर सजा हो। दूसरा, किसी को सस्पेंड करने से पहले 72 घंटे के अंदर एक शुरुआती जांच जरूरी हो। तीसरा, नियमों में किसी भी जाति शब्द को वापस लाया जाए ताकि सुरक्षा सबके लिए हो। और चौथा, कि हमारा फोकस अपराधी की पहचान पर नहीं बल्कि अपराध पर होना चाहिए।
इन सारे बदलावों का जो असल मकसद है वो इस एक लाइन में छिपा है। न्याय का असली मतलब ही यही है कि देश के हर नागरिक को, चाहे वो किसी भी जाति का हो, ये भरोसा हो कि सिस्टम उसके साथ अन्याय नहीं होने देगा। और आखिर में ये पूरा मामला हमें एक बहुत ही बुनियादी सवाल पर लाकर छोड़ देता है। कोई भी समाज जो कमजोर है उनकी सुरक्षा और जो सबके लिए बराबर अधिकार हैं, इन दोनों के बीच संतुलन कैसे बनाएं? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब आज भी दुनिया भर के समाज ढूंढ रहे हैं।